हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रेडियोग्राफी यूपी वाला में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो एमसीक्यू लगाने जा रहे हैं, वो एम्स के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। केजीएमयू, आरएमएल, बिहार, एक्सरे, टेक्शन, अदर एग्जाम के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो जो आज के एमसीक्यू हैं, ये हमारे एमसीक्यू किस पर हैं? पैथोलॉजी बेस्ड हैं। किस पर हैं? पैथोलॉजी बेस्ड हैं। ये क्वेश्चन हमेशा हमें देखने को मिलते रहते हैं। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन हमको मिलते हैं। तो 2 से 3 नंबर आज की क्लास से पक्के हैं। ये मान लीजिए कि आज के जो क्वेश्चन है वो 2 से 3 नंबर पक्के हैं। आज अगर किसी ने ये क्लास कंप्लीटली पढ़ ली, अच्छे से पढ़ ली ना, तो उसके 3 से 4 नंबर पक्के आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और हाँ दोस्तों, इस बात पर ध्यान देना है कि इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जो अब तक के एग्जाम में आए हुए वही क्वेश्चन लिए गए हैं। तो जो नंबर पड़े हैं, क्रमांक नंबर के, क्वेश्चन नंबर 1, फिर 5, 6, 7, 8, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैंने सिर्फ वो एमसीक्यू लिए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए, रेडियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर आर एक्सेप्ट, यानी कि इसमें जो हमारा हार्ट फेलियर है उसमें 3 तो इसके करेक्टर है, बट एक नहीं है। तो एक देखते हैं आगे। ऑप्शन ए, कार्ले बी लाइन्स, कार्डियोमेगाली, ओलीमैन लंग फील्ड्स, या इंक्रीज फ्लो इन अपर वेन्स। यानी कि देखो, जो कार्ले बी लाइन्स हैं ये भी हमारे हार्ट से रिलेट करते हैं। कार्डियोमेगाली मतलब कार्ड की जो साइज है उसका बढ़ जाना, और इंक्रीज फ्लो इन अपर लोब वेन्स, यानी कि फ्लो का इंक्रीज हो जाना। कहाँ? अपर लोब्स ऑफ वेन। तो ऑप्शन सी दे रहा है, ओलिगोमेक लंग्स फील्ड, यानी कि हमारा सी किससे रिलेटेड कर रहा है? हमारा जो ऑप्शन है सी इसका ही आंसर है, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा गया है और ये किससे रिलेट कर रहा है? लंग्स से रिलेट कर रहा है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। वाटर लिली साइन, ये क्वेश्चन अक्सर करके हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। तो वाटर लिली साइन किसमें होता है? किसमें देखने को मिलता है? हाइड्रेटेड सिस्ट ऑफ लंग्स, एस्पर गिलोमा लंग्स, टीबी, सिलिकोसिस, या हेमाटोमा लंग्स। तो वाटर लिली साइन का आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रेटेड सिस्ट। बट अगर इसको और डिटेल में जानना है तो देखो, जो चेस्ट एक्सरे जब हम करते हैं तो ये साइन हमें कैसे दिखता है? ओवल दिखेगा, स्पेरिकल दिखेगा, एंड रफली दिखेगा। रफ जो इसकी कोर है वो रफ जैसे टेक्सचर आएगा। ओवल है ना, इस तरीके। अगर हम इसी की सिटी में बात करते हैं तो सिटी में ये कॉम टेल जैसा दिखता है। इसे अगर वाटर लिली आए या कॉमटेल आए तो आपको कॉमटेल भी लगा देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस इज नॉट सीन, यानी कि नॉट सीन की बात कर रहा है। तो हाइलेन मेम्ब्रेन डिजीज, लेफ्ट टू राइट शंट, निमोनिया ऑब्स्ट्रक्टेड TAPVC। तो देखो, हाइलेन मेम्ब्रेन में ये डिजीज है, लेफ्ट टू राइट शंट्स में भी दिखाई देता है, ऑब्स्ट्रक्टेड TAP में भी दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निमोनिया। निमोनिया में ये शो नहीं करता, निमोनिया में ये शो नहीं कराता है। अच्छा, ये सेट नहीं हो रही, स्लाइड बार बार आगे ऊपर हो जा रही। ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द लोकेटेड प्लूरल इफ्यूजन एक्सेप्ट, यानी कि प्लूरल इफ्यूजन की बात की जा रही है। एक्सेप्ट यानी कि इसमें से कौन है जो प्लूरल इफ्यूजन नहीं शो कराता या दिखाता नहीं है? तो देखो, टू मेक अ एब्सोल्यूट एंगल विद द चेस्ट वॉल, तो यानी कि जो इफ्यूजन होता है वो कहाँ कहाँ होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। द मार्जिन आर डिफ्यूज व्हेन व्यूड ऑन एंड
not confined the bronchial mammography segment air bronchogram are seen with the opacity। तो देखो इफ्यूजन मतलब प्लूरल इफ्यूजन मतलब एक फ्लूइड है, कोई फ्लूइड है, तो ये हमारे लंग्स हैं, तो लंग्स की जो कैविटी होती है प्लूरल कैविटी उसमें ये शो कराते हैं, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, चेस्ट। तो प्लूरल कैविटी की उसमें फ्लूइड दिखाएगा, क्या किसमें, प्लूरल मेम्ब्रेन में, ओके, कैविटी में। तो चेस्ट वॉल इसका भी है। द मार्जिन आर डिफ्यूज विद द व्यू एंड, ओके, ब्रोंकस मैनोरी सेगमेंट में भी दिखता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। एयर, एयर की बात हो रहा है, एयर होती, एयर तो यानी कि न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स किस में, एयर किस में दिखाई देती है, न्यूमोथोरेक्स में, ओके। A patient represent the minimum right side of effusion. The best method detect to the वुड बी, यानी कि इफ्यूजन देखना है किधर है, राइट साइड में, प्लूरल इफ्यूजन किधर है, राइट साइड में। तो इसमें से बेस्ट मेथड कौन सा होगा, एक्सरे करने का, ओके। बेस्ट मेथड क्या होगा, एक्सरे करने का। अरे भाई भाग बहुत जल्दी जाता। ओके, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस या राइट लेटरल डेक्यूबिटस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट लेटरल डेक्यूबिटस। यानी कि जब भी हम इफ्यूजन देखेंगे तो राइट का राइट, लेफ्ट का लेफ्ट में देखते हैं, ओके। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों मुझे माफ़ कर देना, ये स्लाइड में सही नहीं कर पा रही हूँ, ओके। A child with acute respiratory distress and hyperinflammation of unilateral lung in X-ray is due to। तो देखो स्टेप्टोकोकल ब्रोंकोनिमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया, कंजेनाइटल लोबुलर एम्फाइसीमा या फॉरेन बॉडी एम्फाइसीमा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसमें पहले क्या कह रहा है, एक छोटा सा बच्चा है, अ चाइल्ड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रैक्ट बाय हाइपर इन्फ्लामेशन, क्या हो रहा है, हाइपर इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखो स्टेप्टोकोकस ब्रोंकोनिमोनिया ये सही है, क्यों, क्योंकि उसको इन्फेक्शन, एस्पिरेशन निमोनिया, कंजेनाइटल लोअर एम्फाइसीमा, फॉरेन बॉडी इंस्पायरेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ओके। आगे चलते हैं। इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म फाइंडिंग इन परफ्यूजन स्कैनिज। अगर हमें परफ्यूजन देखना है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, तो उसमें किस में फाइंड करेंगे, परफ्यूजन सेगमेंट डिटेक्शन या परफ्यूजन डिटेक्ट विद नॉर्मल लंग्स स्कैन एंड रेडियोग्राफी, टेंटेटम ऑफ डायफ्राम और नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। तो देखो अगर हमें किसी का पल्मोनरी एम्बोलिज्म की फाइंडिंग करनी है तो देखो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे की तो कोई बात ही नहीं। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे हम कब कराते हैं, जब कभी हमें कोई ऑपरेटेड कराना है, जैसे कोई हमारा ऑपरेशन होना है या किसी चीज़ की कोई ऑपरेशन करा रहे हैं, तो हम वहाँ चेस्ट का नॉर्मल चेस्ट एक्सरे कराते हैं देखने के लिए। या फिर हमारा मेडिकल हो रहा है किसी जॉब के लिए, तो हम चेस्ट एक्सरे नॉर्मली कराते हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। टेंटिंग ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम की यहाँ बात नहीं हो जा रही है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, परफ्यूजन डिटेक्ट विद नॉर्मल लंग्स स्कैन एंड रेडियोग्राफी। आगे चलते हैं। हम्प इज फीचर्स ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी हेमरेज या ब्रोंकोग्राम कार्सिनोमा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में देखा, वहाँ से उठाए गए हैं। तो कुछ जहाँ पे डिटेल जहाँ पे मुझे डिटेल लगेगा, मुझे डिटेल में बताना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, वहाँ मैं डिटेल में बताऊँगी। जहाँ मुझे नहीं लग रहा है कि एज इट इज़ याद करना है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। आगे चलते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा ध्यान से देखना है। A 25 years old man represented with a fever, cough, expectation and breathless of 2 months during contrast enhanced CT, CECT यानी कि CECT tomography of the chest show the bilateral upper lobe fibrotic lesions
and mediastinum had enlarged the necrotic nodes with the peripheral rims enhanced with one of the following is most probable diagnosis। तो देखो यानी कि ये क्या कह रहा है कि एक 25 साल का व्यक्ति है या 25 साल का कोई आदमी है, तो उसको क्या है कि उसे फीवर के साथ साथ खांसी हो रही है, खांसी के साथ उसे सांस लेने में 2 महीने से दिक्कत हो रही है। हमने कंट्रास्ट सिटी कराया, CCT कराया, यानी कि CCT कराया, तो हमने देखा कि उसकी जो चेस्ट वॉल है बायलैटरल अपर लोब में फाइब्रोटिक लीजन शो करा रही है एंड मेडिस्टम हैड इनलार्ज नेक्रोटिक नोड्स, यानी कि उसके जो नेक्रोटिक नोड्स हैं वो भी इनलार्ज हैं। पेरीफेरी रिम्स इन्हांसमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोस। तो हमने क्या डायग्नोस किया है? पहली बात, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बुखार के साथ साथ उसे खांसी भी है और लीजन्स भी दिखाई दे रहे हैं, नेक्रोटिक नोड्स भी उसके इनलार्ज हैं। तो ऑप्शन है सार्कोडियोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फोमा या सिलिकोसिस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ये बी। ये सारे सिम्टम्स किस में होते हैं? ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी में होते हैं। A bone marrow transplant recipient patient develop chest infection on CT scan. Tree in a bird's appearance is present the cause of this, यानी कि बॉन मैरो ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट पेशेंट, यानी कि किसी पेशेंट का बॉन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, डेवलप चेस्ट इन्फेक्शन, और वहाँ क्या है, चेस्ट में इन्फेक्शन डेवलप हो गया है। ऑन CT स्कैन ट्री इन अ बर्ड्स अपीयरेंस, यानी कि ट्री के जैसे एक अपीयरेंस दिखाई दे, ट्री इन बर्ड्स प्रेजेंट इन द कॉज दिस। तो ये क्या हो सकता है? कैलेविसिलिया, नीमोसाइटिस, टीबी, RSV। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? RSV। RSV होता क्या है? टफ द मोस्ट कॉमन, बच्चे समझ जाना, राइटिंग पे बन जाना। मोस्ट कॉमन कॉज ट्री इन बर्ड अपीयरेंस इज टीबी। किसमें? टीबी। इन बोन मैरो transplant recipient, RSV is a very common infection give rise to free in bird pattern। ओके, बर्ड पैटर्न। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी, यानी कि जो RSV है ये क्या है? एक मोस्ट कॉमन कॉज है किसका? टीबी का, जिसमें हमें ट्री इन अ बर्ड्स ओपिसाइट्स दिखाई देते हैं, यानी कि ट्री की बर्ड्स जैसी हमें एक संरचना दिखाई देगी। इन बोन मैरो ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट, RSV is a very common infection which give a rise to free in a bird patterns। एक बर्ड पैटर्न के उस पर दिखाई देगी। आगे चलते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा 21। Which of the following organs should always be imaged in suspected cause bronchogram carcinoma, यानी कि एक फॉलोइंग ऑर्गन, एक ऑर्गन है, should be always be imaged in a suspected, always image a suspected कॉज केस, सस्पेक्टेड केस है किसका? ब्रोंकोजोनिक कार्सिनोमा। तो इसमें क्या? एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल, स्प्लीन, किडनी या पेनक्रियास। तो पहली बात तो हमारी ये हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर ही क्या होती है? एड्रेनल ग्लैंड होती है, ठीक है। और स्प्लीन हमारी कहाँ होती है? जो हमारी जो लेफ्ट किडनी होती है उसके पास में हमारी स्प्लीन रहती है, ठीक। पेनक्रियास ऊपर रहती है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एड्रेनल ग्लैंड, यानी कि सस्पेक्टेड केस ऑफ ब्रोंको कार्सिनोमा, यानी क्या? एड्रेनल है, एड्रेनल। आगे चलते हैं। ट्यूमर सेंसिटिव कीमोथेरेपी, ट्यूमर सेंसिटिव कीमोथेरेपी, यानी कि कोई ट्यूमर है, सेंसिटिव है, किसके लिए? कीमोथेरेपी के लिए। पैनक्रियाटिक कैंसर, रीनल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स या मेलेनोमा।
तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्मॉल सेल लंग्स ऑफ कार्सिनोमा, यानी कि जो लंग्स का कार्सिनोमा है वो क्या है? ट्यूमर सेंसिटिव है किसके लिए? कीमोथेरेपी के लिए। Which of the following is not a cause of a elevated dome of the diaphragm, यानी कि एलिवेटेड हो रहा है डोम ऑफ द डायाफ्राम, नॉट कॉज, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एलिवेटेड डोम ऑफ द डायाफ्राम, यानी कि जो डायाफ्राम को एलिवेटेड नहीं करती है? डायाफ्रामेटिक पैरालिसिस, पल्मोनरी एंड लोबुलर कॉलएप्स, या सबफेरेनिक एब्सेसिस, या लार्ज प्लूरल इफ्यूजन। तो इसका क्या हो जाएगा? जो इफ्यूजन होता है उसमें जो हमारा डायाफ्राम होता है वो एलिवेटेड डोम ऑफ नहीं होता, यानी कि एलिवेट नहीं होता, क्या हमारा डायाफ्राम नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग which among the following in cause of posterior mediastinum opacity of the posterior PA, a lateral view of the chest radiography। देखो ये क्या कह रहा है कि lateral view of chest radiography, ओके, ट्यूटर इनोमी आर्टरीज, बैकवर्ड हार्निया, या एनलार्ज पल्मोनरी आर्टरी, या थायोमोमा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बैडलॉक हार्निया, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। फॉर चेस्ट एक्सरे बेस्ट व्यू, आप सभी लोगों को पता है कि बेस्ट व्यू क्या होता है, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन डाल देंगे पीए व्यू। तो पीए व्यू किस किस कंडीशन में किया जाता है ये हम आज जान लेते हैं। एक मिनट। पीए व्यू, एपी व्यू, इनका क्या मतलब है, कब ये किए जाते हैं और किस किस कंडीशन में किए जाते हैं, पीए व्यू कब लेते हैं, नीमोथेरेक्स में क्या लेंगे, इस तरीके का। पहले तो हम चेस्ट की नॉर्मल चीज़ें पढ़ लेते हैं। चेस्ट की नॉर्मल, देखो चेस्ट एक्सरे जो लिया जाता है वो कितने सेंटीमीटर पर लिया जाता है, कितने मीटर पर लिया जाता है, कब लिया जाता है। तो देखो जो चेस्ट एक्सरे होता है वो 80 सेंटीमीटर, ठीक है, या 6 फीट। देखो कहीं कहीं पे जो ये पैरामीटर है ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। जो 180 ये क्यों लिया जाता है, ये 180 पे ये क्यों लिया जाता है? तो ये क्या करता है? रिड्यूस करता है, क्या? रिड्यूस मैग्निफिकेशन ऑफ हर्ट शेडो, यानी कि हम 180 पे क्यों लेते हैं इसको? 180 पे इसीलिए लेते हैं कि ये रिड्यूस करता है क्या? हर्ट की मैग्निफिकेशन। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो जो फिल्म फोकस डिस्टेंस होती है यानी कि FFD होती है 100 लेते हैं, बट चेस्ट एक्सरे के लिए हम क्या लेते हैं? 180 लेते हैं। ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि ये रिड्यूस करता है मैग्निफिकेशन ऑफ हर्ट शैडो, यानी कि हर्ट की शैडो के जो मैग्निफिकेशन है उसको क्या करता है? ये रिड्यूस करता है। ओके, एक तो ये हो गया। अच्छा, अगर हम सेंटरिंग करेंगे तो सेंटरिंग कब करते हैं, किस पे करते हैं? देखो कहीं कहीं T5 लिखा होगा, कहीं कहीं T7 लिखा होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है, T5 देना है, T7 देना है। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? पीए व्यू किस किस पोजीशन में किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो देखो एक पेज खाली था ऊपर, उधर चलते हैं। ओके, तो जो पीए व्यू के बारे में हम बात करते हैं, पीए व्यू कैसे लिया जाता है? पहले तो स्टैंडिंग में लिया जाता है, स्टैंडिंग, इरेक्ट, ठीक, या मोस्ट कॉमन व्यू ऑफ चेस्ट का। ये क्या है? मोस्ट कॉमन ऑफ व्यू है चेस्ट का। ये से फुल एक्सपायरेशन में लेते हैं, फुल एक्सपायरेशन में लेते हैं। कब कब लेते हैं? कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक, फॉरेन बॉडी देखनी है, निमोथोरैक्स देखना है, या स्मॉल टू स्मॉल कोई लीजन देखना है, स्मॉल टू स्मॉल लीजन देखना है। इसमें ये क्या करते हैं? पीए व्यू लेते हैं। अब इसी में लगे हाथ हम क्या कर लेते हैं? एपी व्यू के बारे में भी
पढ़ लेते हैं। देखो आप लोग नोट्स तो बना नहीं रहे तो सिर्फ सुनते रहिए। पीए व्यू, एपी व्यू, सॉरी एपी व्यू, एपी व्यू हम कब कब लेते हैं, किस पोजीशन में? इसे हम इरेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक, इरेक्ट, सुपाइन है, सेमी इरेक्ट या सिटिंग पोजीशन में भी ले सकते हैं। सिटिंग पोजीशन या मतलब कोई पेशेंट लेटा है तो लेटे बेड पे भी कर सकते हैं। तो एपी व्यू मोस्टली हम कब कब और कहाँ कहाँ लेते हैं? तो ये पोर्टेबल एक्सरे में, एपी व्यू पोर्टेबल एक्सरे में मोस्टली यूज़ किया जाता है। बेड, जिसे हम बेड साइड एक्सरे भी बोलते हैं, या बच्चों के वार्ड में NICU, PICU या इनमें नवजात शिशु वाले जो वार्ड होते हैं हम उसमें एपी व्यू को मोस्टली करते हैं। आगे चलते हैं और इसमें क्या क्या देखते हैं हम। सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ होती है कि हम इसमें देख क्या रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जो 180 पे हम पीए व्यू जब हम करते हैं 180 पर, तो वो क्या करता है, मैग्नीफिकेशन जो होती है हार्ट की शैडो को उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। ऐसे ही इसका भी एपी व्यू का भी एक काम है। जो स्कैपुला होती है, स्कैपुला की जो ओवरलाइन होती है, ओवरलाइन ऑफ द लंग्स, ठीक है, ओवरलाइन द लंग्स, रिब्स आर हॉरिजॉन्टली, इसमें रिब्स कैसी होती हैं, रिब्स आर हॉरिजॉन्टली होती हैं। और जो स्टमक के जो बबल्स होते हैं, स्टमक बबल्स यूजली absent रहते हैं, इसमें यूजली absent रहते हैं। और क्लेविकल प्रोजेक्ट ओवर द एब्सेसिस, एप्सिस, APICES, एप्सिस, ठीक है, ओके। अब इसके आगे चलते हैं। हाँ, इतना मुझे लगता है सफिशियंट है, इसमें एपी और पीएबी में इतना सफिशियंट है। अब आगे चलते हैं। ये पेज मुझे लगता है इसीलिए छूटा था। तो आंसर तो सब लोगों को पता है, पीएबी होगा मोस्ट कॉमन। ओके, डेक्यूबिटस व्यू इज यूज फॉर डायग्नोस, यानी कि जो डेक्यूबिटस व्यू जो हम लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं? तो प्लूरल इफ्यूजन के लिए लेते हैं, प्लूरल इफ्यूजन के लिए लेते हैं, प्लूरल इफ्यूजन विद डिपेंडेंट हेमिथोरैक्स, या पेरिकार्डियल इन्फेक्शन के लिए लेते हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन के लिए, या मिडिल लोब ऑफ कॉन्सिडिलेशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 28 का बी, इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन विद डिपेंडेंट हेमिथोरैक्स, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मिनिमम प्लूरल इफ्यूजन इज बेस्ट डिटेक्ट विच ऑफ एक्सरे। अब देखो इसमें भी मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके बताने वाली, जैसे पीएबीयू के बारे में समझाया था ऐसे मैं इसमें भी समझाती हूँ कि जो इफ्यूजन होता है हम किस किस वे में और किस तरीके से हम देख सकते हैं। तो देखिए पहली बात इसमें की जा रही है एक्सरे व्यू। जो एक्सरे व्यू होता है तो हम किस में लेते हैं, लेटरल डेक्यूबिटस। पहले क्या बात कर लेते हैं, हम ऑप्शन बता देते हैं। लेटरल डेक्यूबिटस, APPA/ इस कोई आंसर नहीं है, क्या है इसका, लेटरल डेक्यूबिटस। तो देखो जो एक्सरे में हमने कर लिया लेटरल डेक्यूबिटस, जब हम लेटरल डेक्यूबिटस करते हैं तो इसमें कितना हम जो इफ्यूजन का ml है देख सकते हैं, तो 10 ml, ठीक है। अगर हम यही बात लेटरल व्यू की बात करते हैं, लेटरल व्यू की, तो लेटरल व्यू में हम कितना देख सकते हैं, 75 ml। अगर हम पीए व्यू की बात करते हैं तो पीओ व्यू में होता है 100 से 200 ml। अब ये मत कहना कि मैम आप 100 से 200 ml बता रही हो तो ये बेस्ट डिटेक्शन हुआ, नहीं, ये 100 से 200 ml जब होगा तब पीए व्यू में दिखेगा। मतलब हम क्या कह रहे हैं, 10, हम 10 मान के चल रहे हैं, तब लेटरल डेक्यूबिटस में हमें 10 तक दिखाई दे रहा है, और लेटरल में, ओनली लेटरल में कितना है, 75 ml, ठीक है। अब बेस्ट व्यू टू डिटेक्शन मिनिमम इफ्यूजन के लिए अगर यूएसजी में हम करते हैं तो हमें 1 ml तक भी दिखाई देता है, ठीक है। बेस्ट, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हो सकती है, डिटेक्टिव मिनिमम प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। जब हम पोस्टीरियर एंड लेटरल सीपी एंगल जब देखते हैं तो 200 से 500 ml भी हमें ये देखने को मिल जाता है। अगर हम सीपी एंगल दे देते हैं तो पोस्टीरियर व्यू में, पोस्टीरियर में हमें ये 200 से
500 ml तक डिटेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या है? सी। अब ये कभी कंफ्यूजन मत होना कि बेस्ट व्यू में लैटरल डेक्यूबिटस लेंगे कि पीए लेंगे कि यूएसजी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पे हम इसे यूएसजी भी अच्छा मानते, नहीं तो लैटरल डेक्यूबिटस इसका मोस्ट करेक्ट आंसर होता है। आगे चलते हैं। ओके देखो ये उसी से रिलेटेड है। तो व्हाट मिनिमल अमाउंट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन सीन इन चेस्ट रेडियोग्राफी। अभी हमने बताया था कि 100 से 200 ml हमें किस में? पीए व्यू में दिखाई देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 किस में दिखाई देता है? लैटरल डेक्यूबिटस में। 500 सीपी एंगल देंगे हम तब 500 तक दिखेगा, 800 की बात ही नहीं हो रही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं। बेस्ट व्यू ऑफ डायग्नोस निमोथोरेक्स। क्या किसकी बात कर रहा है? निमोथोरेक्स। लैटरल ऑब्लिक, पीए व्यू इन फुल इंस्पायरेशन, पीए व्यू इन अ फुल एक्सपायरेशन, एपी व्यू इन अ फुल एक्सप्रेशन। तो मैंने पहले ही बताया था कि क्या करते हैं, निमोथोरेक्स जब भी करेंगे तो पीए व्यू लेते हैं। पीए व्यू में कौन सा? इन फुल एक्सपायरेशन, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। एयर ब्रोंकोग्राम में भी सीन इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि ब्रोंकोग्राम इन 3 में सीन होगा, एक में नहीं होगा। तो कंसीडरेशन ऑफ लंग्स कोलैप्स, ब्रोंकोग्राम कार्सिनोमा या नॉर्मल वेरिएंट। तो लंग्स कोलैप्स में हमें कभी एयर ब्रोंकोग्राम नहीं दिखाई देंगे। जब वो लंग्स कोलैप्स हो गए, चिपक गए, तो उसमें ब्रोंकोग्राम या ब्रोंकोल या ब्रोंक्योल या एल्वोलाई कहाँ हमें सीन होंगे? नहीं सीन होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं। हाँ 33 सिल आउट ऑफ द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट, सिल आउट टू साइन पॉजिटिव ऑन चेस्ट रेडियोग्राफी इंडिकेट्स व्हाट पैथोलॉजी, यानी कि क्या पैथोलॉजी रहेगी? अपर लोब, हाइलर, लिंगुअल और लोअर लोब। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिंगुलर। अब लिंगुलर तो इसका ऑप्शन है, बट इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल करके बता देती हूँ कि लिंगुलर या सिलआउट जो होती हैं वो कब और कैसे देखी जाती है, ठीक है, और इसमें क्या क्या है। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, पानी पी लें। देखो सिलहाउट के बारे में किसने बताया, पहले हम ये जान लेते हैं। सिलहाउट के बारे में किसने बताया? गिवन बाई फेल्सन, FELSON, फेल्सन ने इसके बारे में बताया। ये क्या करता है? डेंसिटी कोलैप्स कॉन्सिडुलेशन लंग्स इन ओब्यूलेटर दैट पार्ट ऑफ SBG अरोटा हार्ट डायफ्राम विच इज द इंडिकेट एनाटॉमिकल कॉन्टैक्ट, यानी कि मिडिल लोब, राइट हार्ट बॉर्डर, लिंगुलर, लेफ्ट हार्ट बॉर्डर, बेसल, लंग्स, डायफ्राम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिंगुलर हो जाएगा। ओके आगे चलते हैं। बेस ऑफ द हार्ट इज फॉर्म, यानी कि जो हार्ट की जो बेस होता है वो कौन बनाता है? तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल प्लस राइट वेंट्रिकल्स, या राइट आर्ट्रियम प्लस राइट वेंट्रिकल, या राइट एट्रियम प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट, ये हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है? 34। ओके हाँ, ये क्या करता है? अपोजिट टू एपेक्स। देखो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बेस ऑफ हार्ट इज अपोजिट टू एपेक्स फॉर्म्ड बाई ये राइट एट्रियम प्लस लेफ्ट एट्रियम। ओके आगे चलते हैं। Constitution of which portion of the lungs is likely to obligate the aortic nucleus of the chest X-ray? Apico-posterior segment of the left upper lobe, lingula, right upper lobe या right middle lobes। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ओके आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड कर सकते हैं, या आप चाहो तो थोड़ा सा और ओवरव्यू में किसी भी चीज़ के बारे में बता सकती हूँ, जैसे निमोथोरेक्स या अदर, या आप पढ़ना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर, मतलब कमेंट में मैसेज कर देना। नहीं तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, फिर आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
कल कल हमारी क्लास आगे आएगी। और दोस्तों इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िएगा क्लास, क्योंकि ये क्वेश्चन आज की जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में से 2 से 3 नंबर आपके एम्स में देखने को मिलेंगे, पक्का गारंटी की बात है। तो दोस्तों आगे हम कल मिलते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, थैंक यू।